अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब से। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और चंद लोग जो शायद कराची में जल्दी सो जाते हैं, वैसे तो पूरे मुल्क में हम देखते हैं सब अपनी अपनी लाइफ रूटीन्स हैं। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, जो लोग कल ये खबर नहीं सुन पाए वो सुबह सुनकर ज़रूर हैरान परेशान हो गए होंगे। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 32 रुपये 63 पैसे की अचानक नुमायाँ कमी कर दी गई है। और वाकई बहुत ही हैरत की बात है क्योंकि अब तक सिर्फ कीमतें बढ़ाने में हमने ये देखा है कि रुपयों में बढ़ाई जाती है, लेकिन कमी कुछ पैसों में, चंद पैसों में कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं रहा। बहरहाल ये तो थी डीजल की कीमत, तो अब जो है 32 रुपये कमी करके 363.06 फी लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी की गई है। जो आपने इब्तदाइया दिया है उस हिसाब से तो मुझे लगा कि आप इस्लामाबाद के शहरियों की बात करिए, हालांकि वहाँ भी लोग अब देर तक जाग लेते हैं। लेकिन ये जो खबरें हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोगों को जल्दी सोने देती होंगी? लोग अब लोग इंतजार करते होंगे कि पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस आ जाए तो फिर सोएंगे। मुझे तो लगता है कि लोग इंतजार करते होंगे कि उनके साथ रात वाला मजाक हो जाए, पेट्रोल प्राइस वाला, फिर वो सोएं। तो कुल मिला के बात यह है कि 2 रुपये 97 पैसे पेट्रोल जो है उसकी कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की कीमत। और हमारा डीजल 32 रुपए कम हो गया है। अब अगेन सिचुएशन ये है कि क्या अब अवाम ये समझें कि कोई भी जत्था उठे वो एहतजाज करे, हुकूमत को ब्लैकमेल करे और उनकी बातें मान ली जाएं। खैर चलिए, आगे चल के इस पर मजीद भी बात करेंगे और उस एहतजाज का भी रुख करेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से किया जा रहा है। मौसम की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा कि बहुत ही शदीद बारिशें थी और इतनी बारिश थी कि पूरे के पूरे जो पिंडी था वो उसने सफ़र किया है। ख़ास तौर पे जो फुटेजेस आप मुलाहजा कर रहे हैं वो इतना पानी था कि एक रेले की सूरत इख्तियार कर गया था और हम इसको कॉशियसली कह सकते हैं कि अर्बन फ्लडिंग कल रावलपिंडी में हुई है। एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई है। लेकिन ऑब्वियसली हाईलाइट ऑफ यस्टरडे इज़ के कल इस्लामाबाद में क्या हुआ है। कल रावलपिंडी में कितनी बारिश हुई कि उसने पूरे रावलपिंडी को डबो दिया। एंड एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं बार बार कि इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं रावलपिंडी में, वो ये भी दिखा रहा है कि रावलपिंडी में कहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि ये वंस ईयर की बात नहीं है। जब भी हम देखते हैं कि रावलपिंडी में ख़ास करके इस दौर की बारिशें होती हैं तो फिर पूरा रावलपिंडी डूबा हुआ नज़र आता है। तो जनाब, कल ये सूरत हाल रही है। आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जांबाज पायलट अफसर और निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले राशिद मिन्हाज शहीद पर यौम शहादत मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी लाजवाल कुर्बानी और शुजात को सलाम पेश किया है। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज शहीद ने वतन की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान जहाज़ का कंट्रोल छीने जाने के बाद उन्होंने भारतीय सरहद की जानिब तैयारा ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई और जहाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हाज शहीद की यह कुर्बानी आज भी फ़र्ज़ शनासी, हुब्बुल वतनी और शुजात की रोशन मिसाल है। मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने इस मौके पर शहीद की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क की दिफा के अज़्म का इआदा किया है। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और वो ये कि खेल के मैदान में कल दोनों खेल के मैदानों में हम इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं। एक तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2026 पाकिस्तान अगले राउंड तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा। भारत ने उसको बाहर कर दिया। ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है 5-3 से। और अगर आप ओवरऑल गेम देखें तो इंडिया वॉज वे सुपीरियर। पाकिस्तान ने अपनी कोशिश ज़रूर की, लेकिन ना सिर्फ ये कि भारत सुपीरियर था, हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। सो हम वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। देयर इज नो सरप्राइज, आई गेस। इट टेक्स मी बैक टू द टाइम्स व्हेन वी वर द विनर्स, वी वर द वर्ल्ड कप होल्डर्स। हमसे दुनिया की टीमें सीख रही थी, टेक्निक सीख रही थी कि हमने इतने सालों में ये क्या सफ़र तय किया है कि आज हम वो बेसिक चीज़ें जो हमें नेचुरल अपने हॉकी प्लेयर्स में लगती थी अब वो नज़र नहीं आती। बहरहाल एक रिवाइवल के सफ़र की तरफ हमारी पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो गामजन है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के सफ़र से हम बाहर हो चुके हैं। आपकी जो उम्मीद भरी जो बात है, मुझे उस पर बहुत रश्क आ रहा है। I think being a Pakistani you have to be hopeful. We are हमें hopeful, कितना होपफुल होना पड़ता है। आप सच्चाई से दूर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हम क्रिकेट के बारे में भी बात सच्चाई की जानिब आपको लेके चलते हैं। और लीड्स टेस्ट में जो हुआ है वो सच है, खौफनाक सच है
और जो हुआ है वो उसका पहली गेंद से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये क्या ही हो रहा है हमारे साथ। द फर्स्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज, जो कि 6 साल बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के सॉइल पे खेल रहा है, पहली गेंद पे हमारे ओपनर आउट हुए अजान ओवैस। एंड देन हम थोड़ी बहुत मज़ामत नज़र आई। ऑब्वियसली जो प्राइम फॉर्म में थे अब्दुल्ला शफीक, इमाम ने भी कुछ मज़ामत दिखाई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन अब आपके सामने सादिया, अभी मैं क्या बोलूँ, अब आप बता दें। सिचुएशन एक्चुअली दुनिया के सामने है। द फैक्ट दैट उसी विकेट पर जब इंग्लिश टीम आती है और वो बड़ी आसानी 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना देती है, हमें सवाल एक्चुअली करना समझ में नहीं आता किसके लिए हमें सवाल करना है। क्या हमें अपनी बैटिंग के बारे में सवाल करना है, अपने पेस के बारे में सवाल करना है? आई मीन अगर दूसरे बॉलर्स को स्विंग मिल रहा है, स्विंग क्यों नहीं मिल रहा है, और वो प्रेशर हम क्यों नहीं दे पाते हैं अगले बैटर्स को, और फिर हम इतने प्रेशर में क्यों खेल रहे होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, और टॉप स्टोरी है कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर क्या है। तो जनाब, सियासी नाश्ते में है एक दफ़ा फिर से। जिस तरह से सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गर्म होती जा रही, एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज़ाद कश्मीर, इंतखाबात और दीगर मामलात पर इख्तलाफात सामने आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बैकडोर राब्तों का भी सिलसिला जारी है। ऐसी इत्तलात ऑन द अदर हैंड, नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स, इनके क़याम की बहस अब तेज़ी से सियासी एजेंडे का हिस्सा बन रही है। इसी सियासी मंजरनामे में सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI से मुतालिक हुक्म भी इंतहाई अहम पेशरफ्त बताया जा रहा है। वैसे तो इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा चुकी है, लेकिन जो 48 घंटों की मोहलत दी गई थी कि अलशिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो उसमें अब चंद घंटे रह गए हैं। तो अब क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद बोली उसके सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम आदिल, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो दो जमातें जो कभी हलीफ और ज़्यादातर हरीफ नज़र आती हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात की जाए, दोनों इत्तेहादी जमातों में तलखी पैदा हुई है। क्या अभी भी कुछ बैकडोर इत्तलात हैं, राब्तों की इत्तलात हैं आपके पास? और क्या भांप लिया गया है कि जो ख़तरा बन रहा है उसके ज़रिए, बैकडोर के राब्तों के ज़रिए उसको ठीक किया जाए, या फिर देयर इज़ समथिंग एल्स? नहीं, वो तलखी दूर करने के लिए अब कोशिशें तो हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। और ख़तरा महसूस मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ख़तरा उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि इन दोनों जमातों के जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े डीपली इंट्रेंच्ड हैं, और ये एक दूसरे के साथ बड़ा ज़ाहिर है ये सर्वाइवल भी है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पार्टीज़ के अपने मैनिफेस्टोज़ की वजह से भी और अपनी पॉलिटिक्स को अलाइव रखने के लिए भी ये डिसीजंस किए जाते हैं कि हमने इस मसले पे ये पोजीशन लेनी है। कश्मीर पे जैसे हमें पता है कि पीपल्स पार्टी बहुत गेयर अप हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के बाद, लेकिन PMLN की तरफ से फैसला किया गया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसी तरह का फ्री हैंड मिल जाए या उस तरह की स्पेस मिल जाए जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो गया। और वहाँ पर भी PMLN ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, जो कि हमने देखा, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानबाजी की। तो ये एक अलहदा पहलू है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इनके इख्तलाफात एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी इनकी फिर एक दूसरे के साथ अलाइन होंगी। राइट आदिल, नए सूबों के मामले की गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दे रही है। MQM पाकिस्तान की तरफ से यह मामला उठाया गया और अब हम इसे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स पर भी ये ज़ेर बहस है। आला सतह के मुबाहिसे भी करवाए जा रहे हैं। अचानक ये मामला इतना गर्म क्यों हो गया है? क्या पस पर्दा नए सूबों या फिर यूनिट्स के मामले पर कोई हलचल है, या सिर्फ ये सियासी दबाव है? नहीं, बिल्कुल है। बड़ी संजीदगी से इस पे जो है वो गौर किया जा रहा है, और आपके इल्म में है कि ये कोई आजकल की बात नहीं है, साल 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं है। ये 2-3 समझे दिहाइयों से इसके ऊपर 2 दिहाइयों से समझ लें एफर्ट हो रही है। आपको याद है कि 2011-12 में जब रेजोल्यूशन पास हुई साउथ पंजाब की, भावलपुर की, तो उसके पीछे भी पर्पज़ ये था बेसिकली, क्योंकि पंजाब जो है वो ये ख्याल है मुक़्तदरा का कि गवर्नेबल नहीं है, और बलूचिस्तान गवर्नेबल नहीं है, वो अपने रकबे की वजह से, ही अपनी आबादी की वजह से। बट साथ ही ये भी बात होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने या प्रोविंसेस बनने तो सिर्फ पंजाब में या बलूचिस्तान में क्यों, ऑल अक्रॉस क्यों नहीं बनते? KP के अंदर भी हज़ारा की तहरीक, उसकी रेजोल्यूशन भी पास हुई पड़ी हुई है
सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी उसको अपनी रेड लाइन करार देती है, तो सिंध के अंदर वो बात नहीं करते। लेकिन MQM एम्फेसाइज यही करती है कि जी हमारा भी 37% हमारा भी शेयर है, लेकिन हम तो ना CM चेंज कर सकते, तो ना हम जो है वो वहाँ पर अपने राइट्स के लिए उस तरीके से बात कर सकते, जो कि हमारा एक बड़ा नंबर है। बट हैविंग सेड दैट, ये बात 2 दहाइयों से हो रही है, और ये ख्याल रखा जाता है वहाँ पे कि जितने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस होंगे, उतने बेहतर तरीके से जो है वो पाकिस्तान को गवर्न किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ये सिस्टम अब गवर्नेबल नहीं रहा, इसीलिए सिस्टम के कोलैप्स की बात सामने आई थी। और ये उठती ज़रूर है, रेजोल्यूशंस भी पास होती हैं और दब जाती है। लेकिन अब की बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसको बहुत संजीदा लिया जा रहा है, चाहे वो सूबे बने, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, या फिर इसका लॉजिकल कंक्लूजन जो हमें नज़र आता है अभी तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके, देख के, वो ये लगता है कि कोई अच्छा इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि डिलीवर कर सके ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन वो भी आगाज़ होगा, वो अंजाम नहीं होगा, क्योंकि अब चीज़ें उस तरफ जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो एक डिस्कनेक्ट है एक इंडिविजुअल का अपनी गवर्नमेंट के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है कहीं ये सोच पाई जाती है कि अब इसको हो जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट्स फ़िलहाल या पॉलिटिकल पार्टीज़ PP और नून दोनों इसके ऊपर तैयार नहीं हैं, और जो एक डिसएनफ्रेंचाइज हो चुके हैं लोग, उनको उस सिस्टम के अंदर वापस लाने के लिए इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करने हैं, 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन और कानून पास करने हैं। और जहाँ पर सिंध के अंदर तो आपको पता है कि सूबे के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आई हुई है कि सूबा नहीं बनना चाहिए। तो ये देखें कि ये कैसे इस पर इम्प्लीमेंट होता है। फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज इस पर जो है वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही, वहाँ ज़रा ठंड प्रोग्राम है। अच्छा आदिल, अब ज़रा बानी PTI की भी बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने, इसके अलावा ज़ाती मालिश तक रसाई और अहल खाना से हफ्तावार मुलाकात का हुक्म भी दे दिया है। अब ये सिर्फ इंसानी और तिब्बी नौयत का अदालती फैसला आपको नज़र आता है, या फिर इसके कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आप देखते हैं? नहीं, ये देखिए, हम सबको पता है कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोई इंसानी हुकूक का मसला नहीं है। ये जो तिब्बी सहूलियात हैं हमारे यहाँ, ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबको शिफायाब करे, उन्हें भी शिफायाब करे, जिसको जो बीमारी है, ज़ाहिर है वो उसको ही पता होता है क्या मसाइल हैं। लेकिन हमारे यहाँ सियासी तारीख़ इस काम से भरी हुई है कि एग्जेम्पशंस ली जाती हैं, मेडिकल को बेस बना कर रिलीफ लिया जाता है कोर्ट से भी, और जो है वो अपना मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं हमारे सियासतदान इलाज कराने के लिए। तो ये ज़ाहिर है मर्ज़ एग्जिस्ट करता है और वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, बट हमारे यहाँ ये हिस्ट्री रही है कि उसको अपने जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसको जो है वो आप ये समझें कि वो रिलीफ ही होता है। वरना ठीक है, कोर्ट्स का डिसीजन है, कोर्ट्स इस हद तक गई हैं और गवर्नमेंट को इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये एक तरह का इट्स साई ऑफ रिलीफ, इट्स काइंड ऑफ रिलीफ जिसको आप कह सकते हैं। ये एक तरह का रिलीफ मिला है PTI को कि वो ज़रा अपना थिंकिंग प्रोसेस भी बदलें। और आपने देखा कि उनका सोशल मीडिया खामोश हो गया, उनके स्टॉलवर्ड्स, उनकी हॉकिश लॉबी जो है वो TV पे आके उतना एग्रेसिवली बात नहीं कर रही, और वो सब कह रहे हैं कि हमारा फोकस, उनकी फैमिली भी इनफैक्ट मीडिया पे यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अभी बात नहीं करना चाहते, हमें अदालत ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई बात पब्लिक में नहीं करनी, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी। तो इस वजह से वो भी, उनके अंदाज से भी लग रहा है कि वो इस रिलीफ को समझ रहे हैं और इसको वैल्यू कर रहे हैं कि हाँ हमें करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो लार्जर पिक्चर है वो यही है कि इस रिलीफ के ज़रिए जो है वो कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं सियासी तौर पर, उनको जो है वो आगे पुश किया जा सके। जो डेडलॉक है, स्टेलमेट है एक तरह का, जिसकी वजह से इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आ पा रही है, ताकि डोमेस्टिक जो चैलेंजेस हैं इंटरनेशनली, तो हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया, बहुत गेन किया डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्रंट है उस पर इतनी हेट्रेड है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी जो है वो बिटरनेस है एक दूसरे के ख़िलाफ़, कि उसकी वजह से चीज़ें कुछ आगे नहीं बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई मेडिकल रिलीफ की हद तक मामला नहीं है। इसके ज़रिए बहुत सारी और भी चीज़ें, नई जहतें इसकी हो हैं, वो खुलेंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन बहरहाल ये नहीं समझा जा सकता कि ये कोई डील है। बहरहाल ये एक इवेंट है जिसके ज़रिए चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, आदिल, अदालती हुक्म के बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने
अदालती फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त देती है और उनका मौक़िफ़ ये है कि सज़ा याफ्ता कैदियों के लिए सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। क्या हुकूमत इस मामले को मज़ीद सियासी बना रही है इंटरवेंशन करके जो आया है फ़ैसला अदालत का, या फिर कोई दरपर्दा खौफ है, या ये महज कानूनी तरीक़ाकार है जिसकी हुकूमत एक पैरवी कर रही है? नहीं, ज़ाहिर है सिर्फ कानूनी पैरवी नहीं है, उनकी तरफ से भी एक खौफ है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब ये फ़ैसला आया तो वुज़रा की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, कोई कुछ बयान दे रहा था, कोई कुछ बयान दे रहा था, और फिर रात तक बयानात तब्दील भी हो गए काफ़ी हद तक। तो उनके लिए भी एक तरह की ये सरप्राइजिंग न्यूज़ ही थी और शॉकिंग भी कह सकते हैं आप, कि जिससे उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि शायद ऐसा कोई रिलीफ अदालत से उनको इस तरह का मिल जाएगा। और ये कानूनी नहीं है, कानूनी से ज़्यादा ये जो है वो एक ज़ाहिर ख़दशा है उनको कि अगर इस तरह का रिलीफ मिला और इसके बाद भी इस तरह के रिलीफ और मिले तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ख़तरा तो पैदा होता है, ख़दशात तो पैदा होते हैं। और उनका गवर्नमेंट के लोगों से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि वजह ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इससे पहले ज़मान पार्क के अंदर इन्होंने जो है वो एक मेला लगाया हुआ था, या ये सड़कें ब्लॉक करते हैं, या ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये 9 मई और 26 नवंबर करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो इनको रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन ये जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने, इस पर उस पर तनकीद हो रही है कि उनकी अपनी लीडरशिप भी जो है वो मेडिकल बेसिस पर रिलीफ ले चुकी है, और दीगर जमातों के भी, पीपल्स पार्टी भी ले चुकी है मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीफ, और PMLN भी ले चुकी है। तो इसलिए ये कोई मानने को तैयार, और एक अमूमी राय भी यही है कि इस मसले को अगर हुकूमत ज़्यादा तूल ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर अदालत से रिलीफ मिला है तो इसको अदालत की बेस पर ही रिलीफ तस्वर करके रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि उन पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि ये रिलीफ हुकूमत को ख़ुद भी जो है वो देना चाहिए, और हुकूमत के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, और जो मुल्क में सियासी गहमा-गहमी है, जो सियासी गर्मी बढ़ रही है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन मौसम की बात कर लें तो गर्मी तो नहीं है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जुड़वां शहरों की बात की जाए, ओह बहुत ज़्यादा। कल जो हमने मनाजिर देखे हैं, चाहे वो न्यूली बिल्ट वो बाज़ार हो या कोई भी हो, पानी पानी हो गया सब कुछ, और जितनी तेज़ी से वो रेला आ रहा था, ज़ाहिर सी बात है नाला लई में जो बारिश की पानी की सतह बुलंद हुई है बारिश की वजह से, उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ ये जो कटारियाँ हो गया है या बाकी इलाके हो गए, ये तो सबर्ब्स हैं, लेकिन जो मेन सिटी है उसकी भी हालत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, और बाज़ार हों चाहे सड़कें हों, अगर घर के 2 मंजिला घर है तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया था, इतना ज़्यादा पानी था। चाहे फिर फैसल वो सदर के मनाजिर देखने को हो या फिर राजा बाजार के हों, हर तरफ यही सूरत हाल नज़र आ रही थी। और ये सेंटर ऑफ रावलपिंडी है जहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई थी। तो इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। इसरार, कल पूरा रावलपिंडी हमने डूबा हुआ देखा और पानी बहुत बुलंद था, अब क्या सूरत हाल है और क्या इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल फैसल भाई, जैसा कि पिछले 4 रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, और हमने देखा कि तकरीबन जो रात भर बारिश शुरू होती है जो कि सुबह जाकर रुकती है, और 100 से तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो रोज़ाना रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके नतीजे में डेफिनेटली रावलपिंडी शहर के वो मज़ाफ़ाती इलाके और ख़ुसूसन नाला के किनारे पर आबाद जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो पानी जो है ना वापस निकल भी जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि जब नाला लई में पानी जब चढ़ता है, इसके लेवल में इजाफा होता है, तो पानी जो है वो साइडों पे जो सीवरेज नाले हैं उनमें दाखिल हो जाता है, उनमें रिवर्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आबादियाँ जो कि इस किनारे पे आबाद है और वो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है ना वो घरों में दाखिल हो जाता है। ये इस वक्त रावलपिंडी शहर की, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम जो इदारे हैं वो ऑन बोर्ड है, जिसमें 11, 22 और वासा हकाम जो है उनकी हैवी मशीनरी इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लॉयड है, और जो कि वक्तन फ़वक्तन जो है बारिश के पानी को के जो अखराज है उसको यकीनी बना रहे हैं। महकमा ने जो प्रेडिक्शन की है उसके मुताबिक आने वाले जो इतवार का दिन है उस तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और आज इस बारिश का चौथा दिन है। मज़ीद अब 2 दिन
जो है बारिश होनी है। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो बारिश होगी तो इसके बाद भी सूरत हाल कंट्रोल में ही होगी, क्योंकि तमाम इदारे इस वक्त ऑन बोर्ड है और ऐसा कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हाँ, लोगों की आगाही के लिए मुख्तलिफ़ औकात में जो है अलार्म भी बजाए जाते हैं, उनको जो है ऐलानात भी किए जाते हैं ताकि लोग मोहतात रहे, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है और किसी किस्म की कोई भी ऐसी कोई इतला नहीं आ रही कि इन बारिश के नतीजों में कोई नुकसान हो ठीक है सकता है सर, या आप हमें बता रहे हैं कि पानी अब उतर चुका है और वासा ने सारा पानी निकाल लिया है। तो बहुत शुक्रिया इस डिटेल के लिए। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के लिए। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह खैर सर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बारिशें हो रही हैं उसके बारे में आपसे जान लेते हैं। 21 तारीख तक की पेश गोई में अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? कल तक मज़ीद बारिशें होंगी और कितनी मज़ीद तबाही मचा सकती हैं ये बारिशें? देखिए, अभी ये वाला सिलसिला जो है वो अगले 24 से 48 घंटे जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो पोठहार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदनवा के इलाके हैं। इसके अलावा जो गुजरांवाला, हाफजाबाद, जेहलम, सरगोदा के इलाके और स्वाबी, मर्दान, पेशावर ये जो पट्टी होगी, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में मज़ीद बारिश होगी। गो कि ये लगातार बारिश नहीं है, ब्रेक्स हैं इसमें, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हो सकता है कि कोई ब्रेक आए, फिर रात में दोबारा से डेवलपमेंट हो, तो ये एक बार फिर दोबारा से मूसलाधार बारिश जो है ना वो हो सकती है जी। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम इस एरिया की बात कर लें जहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, ख़ासतौर पे जुड़वा शहरों की, आगे यही सिचुएशन रहने वाली है या फिर ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा? क्योंकि कल हमने देखा है कि शदीद यहाँ पे तुग़यानी आई है और इतनी तुग़यानी कि फिर वो सिटी सेंटर तक पानी आ गया। देखिए, अभी फ़िलवक़्त इसमें थोड़ा सारा ये वाला जो स्पेल है, इसमें थोड़ी सारी कमी हुई है, लेकिन अभी ये स्टिल अभी जो है ना ये इसमें कैपेसिटी है कि ये मज़ीद बारिश कर सके। गो के जो पहले जो स्पेल हुए हैं, उतनी शिद्दत में ना हो, थोड़ी बारिश हो, लेकिन अभी ये मौजूद है जी। ठीक है इरफान साहब, जो हमने मिड ऑफ जून और एंड ऑफ जून तक बारिशें रिकॉर्ड की थी, एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि ऐसे ही कम बारिशें होंगी और हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतनी बारिशें नहीं होती जितनी यूजुअली हुई हैं। जुलाई में ये जो हमने बारिशें विटनेस की हैं, क्या इसने हमारा बारिश का कवर कर लिया है जितनी कम बारिशें हुई थी? देखिए, ये जो बारिश हुई है, ये जैसा कि पहले कहा गया था सीज़न स्टार्ट होने से पहले कि लोकलाइज़्ड फैक्टर जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो उसी तरीके से आपने देखा कि ये जो खिता पटवार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा मरी के इलाके, यहाँ पर बारिशें जो है ना वो हमने ज़्यादा देखी। जबकि हमारे ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में इतनी बारिशें नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान की ओवरऑल जो बारिश है वो नॉर्मल से कम है अब तक जी। अब तक कम है और आगे भी ऐसा ही रहेगा जब हम सदर्न बेल्ट की बात करते हैं। और ये तो स्पेल गालिबन कुछ घंटे रहेगा इसके। आर वी एक्सपेक्टिंग अनदर स्पेल? देखिए, ये वाला स्पेल गुजर जाएगा तो एक और स्पेल जो है ना वो ये खिता पटवार को जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है जी। सही। और ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, ख़ास करके उन इलाकों में जहां बारिशें कम रही हैं, हमने सिंध में उतनी बारिश विटनेस नहीं की, बलूचिस्तान में उतनी बारिश नहीं विटनेस की, ये जो हमारा मॉनसून टाइम है इसमें यहाँ पर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं अगले स्पेल में? देखिए, अभी कोई ऐसा स्पेल नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें कोई ऐसी बारिश जो है ना वो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें जो सिंध या बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में हो। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए, अदरवाइज जो है ना जनूबी इलाके ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह गर्म और हब्स वाले रहेगी। और लोकलाइज जो बारिशें हम बात कर रहे हैं, जैसे खिता पोटोहार की हम बात कर रहे हैं, अभी तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर और कितना बड़ा स्पेल हम एक्सपेक्ट करें कि कितनी बारिश हो सकती है? देखिए, जो पिछला जो स्पेल था उसमें तो 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हुई हैं। तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शावर टाइप जो है ना मूसलाधार बारिश किसी जगह पे हो सकती है, गो कि इतनी उसकी इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है इरफान विर्क साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम की हवाले से अपडेट कर रहे थे। जैसे कि आप बनाजिर में भी देख सक रहे थे कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, 100 mm तक बारिश हुई है, तभी ये हमने बाज़ार देखे कि फ्लड हो गए, सड़कें जो हैं वो बिल्कुल डूब गई और घर भी जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। चलिए अब हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो फिर मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक भाई। एक तमहीद अगर मैं मानूँ, आपकी इजाज़त हो तो इजाज़त। वो किस पर? बादशाह सलामत में जो बनाया था ताजमहल, उसके बाद उन्होंने हाथ कटवा दिए थे, सारे बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि इतना शाहकार बनाया था तो दोबारा ऐसा कुछ ना हो। तो कल जिस बॉल से पाकिस्तान की बैटिंग हुई है, इतनी शाहकार बैटिंग थी कि उस बॉल के 2 टुकड़े कर दिए हमने कि आइंदा इस बॉल को कभी जो है ग्राउंड का इस्तेमाल सामना ना ना करना पड़े। जिस हिमाकतों का और बेवकूफ़ियों का हमने कल मुजाहरा किया है, आप समझ सकते होंगे कि लीड्स टेस्ट में हमने क्या शानदार कारकर्दगी। एक तो हम 3.5 सेशन ही सरवाइव कर पाए, उसमें भी बीच में बारिश आ गई, उसको भी देख लीजिए आप। और उसके बाद जो डिसमिसल हमारे हुए हैं, मतलब कि और पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस देखने वाले कितने फैंस रह गए कितने ही रह गए हैं, हैं। और तो जितने रह गए हैं वो क्यों रह गए हैं, बहालत ये मजबूरी रह सवाल गए हैं। है वो जो पाकिस्तानी टीम ने कल जगा दिया है सबके दिलों में कि हम क्यों टेस्ट मैच की ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान टीम रेड बॉल में अच्छा करेगा। और फिर बाद में हम ये रीजनिंग भी करते हैं। देखिए, हम इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं कि अब हम रीजन करते हैं कि पाकिस्तान क्यों अच्छा नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस नहीं खेलता, इसलिए पाकिस्तान की टीम रेड कम बॉल नहीं टेस्ट खेलती, मैच प्रैक्टिस मिलते नहीं है, हैं। और ये वो सारी चीजें हम करते हैं। सो नाउ वी आर एट अ स्टेट, हम मेरे ख्याल में ग्रीफ से आगे की सूरत हाल में निकल चुके हैं। अब हम नम्ब हो चुके हैं, अब हमें शायद फर्क ही नहीं पड़ता कल जो बैटिंग हमारी हमें देखने को मिली है। तो चलिए, हमने कल जो गुल खिलाया है, ये बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन यहाँ पर जरूर ये इडियम फिट बैठता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि हम इस बारे में बात करें कि हमने कितना बुरा खेला है। आइए मिलके तारीफ करते हैं कल इंग्लैंड ने कितना अच्छा खेला है। ये बड़ा अच्छा शेर आपने पढ़ दिया। जब मुश्किल मामलात होते हैं, मुश्किल सवाल ही आप करती हैं हमेशा। लेकिन मैं थोड़ा सा भी स्टैटिक पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे सामने में स्टैट्स निकाल रहा था। 2024 से पाकिस्तान ने जो 16 इनिंग्स खेली हैं, इन अ रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो छठी विकेट है वो 100 भी नहीं कर पाई। 100 के अंदर अंदर आपकी 5 से 6 खिलाड़ी आपके आउट हो जाते हैं। दैट शोज कि आपकी पार्टनरशिप कि अगर हम अपना कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपकी कितनी ज्यादा है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की टेस्ट क्रिकेट की, कि आपका कितना चार्म टेस्ट क्रिकेट के अंदर रह चुका हुआ है। अगर आप रियलिटी के ऊपर आए तो पाकिस्तानियों का अब चार्म इसलिए भी नहीं रहा कि टेस्ट मैचेस हम खेलते कितने हैं। आप बहुत अरसे के बाद जाके 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं। आपको बहुत अरसा हो गया, मुझे तो शायद याद भी नहीं पड़ता कि आपने कब 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो सी है वो खेली होगी किसी मुल्क के साथ। कल भी अगर आप देखें तो बाबर आजम, मुझे पता है एक ब्लो जरूर था पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम ज्यादा बात कर रहे थे आर्चर का, कि जॉफ्रा आर्चर इंग्लैंड की विकेट के ऊपर खास करके, क्योंकि नॉर्दर्न साइड है, लीड्स है, जहां पर बॉल को थोड़ा पेस भी मिलता है, बॉल को बाउंस भी उसमें एक्सट्रैक्ट होता है। बारिश हुई भी है तो पहले इनिशियली इतना ज्यादा आपको बाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे धूप आएगी तो बॉलर्स के लिए ज्यादा इसके अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको नजर आएगा, और वो नजर भी आ रहा था जो बॉल का स्विंग हो रहा था। कल जिस तरीके से उन्होंने टंग की बात करें, आप रॉबिन्सन की बात करें, वो जो बॉल अपना उन लोगों ने राइट ऑन द टारगेट को हिट की है, नजर आ रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान की वीकनेस को कैसे एक्सपोज किया है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान इनिशियली जो आपके 20 से 25 ओवर हैं उसमें कैसे स्टार्ट करता है, और मिडिल ऑर्डर उसको आगे लेके कैसे चलता है, या आगे आप इनिंग्स को कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट अभी बता दी जो हमारी सूरत हाल थी। अजान अवैस यंगस्टर है, मैं क्रिटिसाइज अभी करना नहीं चाहता, इतने ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले नहीं है। शान मसूद, उनका कम बैक इतना अच्छा हो नहीं सका। जब आप बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, इसलिए कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इज्जत देनी पड़ती है। आप अब्दुल्ला शफी की बात करें, जब से वो वापस आए हैं वो नॉट आउट रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। उनकी कल शॉट्स भी आप देखें, वंडरफुल टू वॉच था, जिस तरीके से उन्होंने कल कवर ड्राइव्स भी खेली हैं। एक्स्ट्रा कवर की बात करें, जब आप लीड्स में खेलते हैं, मैं खुद उधर मैचेस खेला हूँ, आपका तीसरा और जो चौथा कॉर्डन एरिया, जो स्लिप कॉर्डन एरिया, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉल स्विंग होता है। आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि विद लाइट हैंड्स आप ज्यादा जो उनसे इनिंग्स को मनूवर करते रहते हो। ये बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान का स्टिल आपको नजर आता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, हम अवैस भाई, जो आप रीबिल्ड सारी टेक्निकलिटीज बता रहे हैं, तीसरा चौथा स्लिप कॉर्डन, स्लिप में जाना, इसलिए लाइट हैंड से आप वी में खेलें तो दैट्स बेटर, ये मुझसे और आपसे तो बहुत बेहतर रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, इन्हें पता होगा। ये मैं 3 बैट्समैन इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनके आप डिसमिसल्स देखें, ठीक है। टू बिगिन विद, एक तो सऊद शकील, आई मीन हमारा दिमाग कहाँ है, फोकस कहाँ है, मुझे समझ ही नहीं आता कि एक क्रिकेट लिटरेट बंदा, सऊद शकील, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट क्रिकेट लिटरेट बंदा इन द होल टीम, उसको पता ही नहीं है कि टाइम जाता जा रहा है, और सोने पे सुहागा, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, वो नॉट आउट था। चलिए वो एक तरफ रखिए उसको, ये तो हमारी हो गई माइंड प्रेजेंस इन द गेम। सलमान अली आगा कैप्टन, द वे ही गॉट आउट, आपका टांग कहाँ है, कहाँ नहीं है, यू आर स्टक। एंड अगेन मोहम्मद रिजवान, द वे ही गॉट आउट, आपकी टांग कहाँ है, कहाँ नहीं है, स्टक। ये एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स हैं,
ये अगर एक्सपीरियंस कैंपेनर्स की हालत है तो फिर अजान अवैस से क्या गिला करना? मैं साउथ शकील वाले पहले मामले पे आऊँ या कि कल अब्दुल्ला शफीक भी आपको पता है इस पे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनको डी अपना जिस वक्त उनको एलबीडब्ल्यू का आपको पता है दिया गया था, और उस वक्त मैंने उनको बताया भी कि आपको डीआरएस जोन सा है या तो आप ले लें बेहतर रिव्यू, क्योंकि आउट नहीं लग रहा। और आपको याद हो कि साउथ शकील जो आउट हुए थे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आउट नहीं थे नहीं अगर वो था। डीआरएस लेते। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो कि प्रेशर था या उनको शायद समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बुखलाहट का जो शिकार कल आपको पाकिस्तान टीम नजर आई है, वो नजर भी आपको आया। चाहे आप अपनी टेल की बात कर लें, उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं। कल आपने फिर एक जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा किया कि आपने इतनी अपनी बैटिंग ऑर्डर लंबा कर दिया कि आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। वैसे आप दूसरी टीम को देखें तो वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। उन्होंने अपना स्पिन ऑप्शन बाहर बिठा के रखा है। तो बहुत सी टेक्निकल एरर्स आपको नजर आए हैं कल। लेकिन जो आपने सलमान अली आगा की बात की, देखें मैंने पहले भी टेस्ट मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम ये डिस्कस अपने भी शो में कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है क्या इतना सस्टेनेबल है। क्योंकि खबर ये आ रही थी कि कामरान गुलाम को एक 11th आवर पे बताया गया कि गेट रेडी, कोई पता नहीं कि आपको पाकिस्तान टीम में जाना पड़े, क्योंकि साउथ शकील आपको याद है उसका फिटनेस का इशू उनका था, शान का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा था। अगर आप साउथ शकील को भी उठा के देखें, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बेशक उन्होंने प्रैक्टिस मैच में परफॉर्म की अपनी जगह, उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल के अंदर भी कोई खास नहीं रही, डोमेस्टिक के अंदर भी उनकी एज सच को परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि वो कहां से पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ गए। सलमान अली आगा की अगर बात करें तो वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं। उनको फिर ऊपर से कप्तानी भी कल दी गई, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट भी बनानी होती है, उनके ऊपर वो एक एडेड प्रेशर था। रिजवान का इशू ये है कि रिजवान को अब एक चीज समझ में आ चुकी हुई है कि मेरे दोनों फॉर्मेट से छुट्टी हो चुकी हुई है, यही फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन इस फॉर्मेट के पीछे भी गाजी गौरी वो परफॉर्म कर रहा है लड़का। डीप इन द विकेट की बात करें, टेक्निकल अच्छा बैट्समैन है। मुझे पता है कि वो नया है इन कंडीशंस में, बहुत जल्दी होगा शायद उनको इन कंडीशंस में जज करना। लेकिन आपके पास भी चल रही है बैट एंड पैड का वो जो इशू। और सलमान अली आगा की अगर आप देखें, बैट एंड पैड का जितना बड़ा गैप था यार, मैं पाकिस्तान नहीं खेला, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। खुद एक बंदे को समझ में होती है कि हमने क्लोज टू द बॉडी खेलना है इंग्लैंड में, क्योंकि आपको जो स्विंग है और यहाँ के जो आपकी जो निप है वो आपको तंग करेगा इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर को भी उन्हें टेस्ट करना है, उन्हें शॉर्ट पिच डिलीवरी से ही टेस्ट करना है। राइट। फिर आप पेस पैट्री के ऊपर आ जाएं, अब्बास इज अ वंडरफुल पेसमैन, जिस तरीके से परफॉर्म करे क्योंकि उन कंडीशंस में खेलते हुए आए हैं। आप मोहम्मद अली की बात करें, नॉटिंघम शायर से भी उन्होंने विकेट्स ली हैं, जो काउंटी खेला है, सब अपनी जगह है। लेकिन आप कंपैरिजन देखें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर टेर अवे क्विक नाम का एक अल्फाज होता है, आपको चाहिए होता है। उनके जो बॉलर्स हैं वो लगभग टच कर रहे हैं 84-85 माइल्स पर आवर। हमारे बॉलर्स की पेस पैट्री आप चेक करें तो कहां पर जा रही है। मैं बहुत सी चीजें मैंने कहा ना कि मुझे स्टिल फील होता है हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अगर डोमेस्टिक करवा दिया, हम अवेश स्टेडियम भाई, को वी आर रिवैम्प इन अ करें। स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन राइट नाउ। हमारी ये सूरत हाल है। एंड देखिए हमारी बेबसी के, मैं आपसे अगला सवाल करने जा रही हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर? मैं आपको सही बताऊं कि बेबसी ये थी कल कि मैंने इसको स्विच ऑफ करके मैं हॉकी देखने लग पड़ा था। मुझे पता वहां भी हारिस बेबसी है, थी। लेकिन उसमें एक्साइटमेंट थी कि यार अच्छा खेल रहे हैं, जो भी मामला थे। लेकिन ये व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस, देखें जो पहला दिन का स्टार्ट है, फिर मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस मैच के अंदर बारिश ने कहीं ना कहीं मजा किरकिरा जरूर करना है। ऑलराइट। आई होप ना करे, क्योंकि बात ही हो रही थी कि तीसरे चौथे दिन जो सूरत हाल है, शायद अल्लाह ना करे तीसरे चौथे दिन मैच खत्म हो जाए, क्योंकि जो सूरत हाल हमारी लगती है आपको। लेकिन इट्स अ सूरत टेस्ट क्रिकेट, आपने सूरत नया दिन हाल है। वापस आना है। अगर आप अब इनिशियली लग तो वैस भाई ये रहा है कि तीसरे दिन के लंच पे हम इख्तितामी लंच कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। ये रखनी चाहिए, आज के दिन का आगाज़ अभी होगा 3 बजे, तो लेट्स सी कि सिचुएशन क्या रहती है। बल साथी, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, वी गोना बी टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी जो कि लाहौर में इस धरने में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, बताइए इस वक्त क्या सिचुएशन है, ओवरऑल लोगों का क्या कहना है? यहाँ पे आपकी बात हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत तो बढ़ती, उसकी कीमतें हैं उनमें तो वो पेट्रोल तो बढ़ता ही चला जाता है। जी बिल्कुल फैसल, देखें आज जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो 5वां रोज है, और कारकुन जमात इस्लामी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका यही कहना है, उनसे हमारी बात हुई है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मामले पर जो है
वो सरासर ज्यादती कर रही है और बेहिसी की इंतहा है कि हम यहाँ पर सरापाए एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत हमारे एहतजाज को यकसर नजरअंदाज करती चली जा रही है। गुज़िश्ता 5 रोज से और कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं और जो उनकी सूबाई क़यादत है यहाँ पर, उनका यही कहना है कि वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते रहेंगे और जब तक हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी नहीं करती, उस वक्त तक उनका कहना है कि यहाँ पर एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और चेरिंग क्रॉस पर जो एहतजाजी धरना है, इसके बायस जो है वो माल रोड और उसके अतराफ की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का भी शदीद दबाव देखने में आ रहा है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर है, क्योंकि माल रोड आपको पता है लाहौर की मेन शाहराह है और इससे मुल्हिका जो प्रिंस रोड है, इसके साथ साथ टेम्पल रोड है, फिरोजपुर रोड को लिंक करती हैं रोडें। तो इन तमाम चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव शदीद होता है और शहरी जो हैं वो अजियत में मुब्तला हैं, क्योंकि जब आपको पता है ट्रैफिक जैम होती है तो हर शख्स जो है वो अपने काम काज पर पहुंचने से जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है बाहर आउटिंग के लिए निकलना और अपने काम काज पर जाना। तो जमात इस्लामी के धरने के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद तरीन मुतासिर है, लेकिन कारकुन जो हैं वो पुरअज़्म है जमात इस्लामी के। उनका कहना है कि जब तक पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं होती, वो ठीक। यहाँ पर बैठे हैं और अपनी क़यादत के आइंदा के लाएअमल के मुंतज़िर हैं कि वो क्या लाएअमल देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अब देखिए ये जो दबाव है ये हुकाम के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड करता है या नहीं करता। एक और अहम मामला जिसके ऊपर हमें बात करना है और वो है कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस के हवाले से, उसके कत्ल के हवाले से जो तहकीकात की जा रही हैं। सवालात रोज़ बरोज़ जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है बढ़ते चले जा रहे हैं। कल जो हमने डेवलपमेंट देखी है उस पर एक तो जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ उस पर डॉक्टर उसामा से 2 घंटे कल पूछगछ की गई और उसके बाद जो वकील हैं जिमरान नासिर, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वज़ीर आला इसका नोटिस लें और इसके अंदर ख़ुद उनकी इंटरवेंशन होनी चाहिए क्योंकि मामला संगीन होते चले जा रहे हैं। तो चलिए अपने नुमाइंदे काशान की जानिब जाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट कल हुई है और क्या आज हम एक्सपेक्ट करें। जी काशान। जी बहुत शुक्रिया। देखें, नौजवान ताजिर मीर रज़ा इनके कत्ल केस की हाई प्रोफाइल तफ्तीश कराची में जारी है और डे वन से हम इस केस को कवर कर रहे हैं। कल उनके वकील की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा गया है जिसमें बराह रास्त इस केस की निगरानी करने का कहा गया है। वालिदैन ने अब तक की जो तहकीकात हुई है, पेशरफ्त हुई है, उसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करा है और अब तक जो तहकीकात की जा रही थी, जब वज़ीर आज़म की जानिब ये मामला गया तो आज इस केस में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी हसास इदारे ने वाक़े की जो तहकीकात है वो शुरू कर दी है और CCTV फुटेजेस जो स्पॉट से वॉच बरामद हुई थी, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे, उनको फोरेंसिक्स के लिए तलब कर लिया। जबकि अब तक की जो तहकीकाती टीम है जो कि 5 रुकनी टीम थी जो तहकीकात करी थी, फिर वो टीम को 8 रुकनी टीम बनाया गया जो तहकीकात करी थी, उनसे भी वफाकी हसास इदारे ने तहकीकात करी है, पूछगाछ की गई है और इस केस की जो पहले जो मेडिकल लीगल अफसर थे डॉक्टर उसामा शेख, उनसे भी तफसीली पूछगाछ की गई है। इस केस के हवाले से वालिदैन से पूछगाछ की गई है और अब केस को जो है वफाकी हसास इदारा जो है वो खुद इसकी तफ्तीश करेगा और वफाकी हसास इदारे की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अरसाल की जाएगी। ये सवालात उठ रहे हैं सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर। सिंध पुलिस की जो अब तक की तफ्तीश है, सिंध पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश थी वो नाकाम थी, जिसके बाद हमने देखा कि वफाकी हसास इदारे जो हैं, वफाकी तहकीकाती इदारे, इस केस की तफ्तीश उन्होंने संभाल ली है और डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन जो है कराची पुलिस सर्जन की, उनसे भी तफसीली जो है रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब तक की तहकीकात में क्या क्या पेशरफ्त हुई है, तफ्तीशी टीम अब तक क्या कर चुकी है, तमाम रिकॉर्ड जो है वफाकी इदारों ने तलब कर लिया है। इस केस की बाकायदा तहकीकात जो है वफाकी हसास इदारे ने शुरू कर दी है। जाए वक़्वा से जो अब तक की जियो फेंसिंग की गई है और जियो फेंसिंग में जो मशकूक नंबर सामने आए उनको फिल्टर्स किया जा रहा है। फिल्टर्स करने के बाद जो है उन तमाम नंबर्स का जो है वो CDR निकाला जाएगा। दोबारा से हर नए पहलू से देखा जा रहा है और इसमें आगे इन्वॉल्व हो चुके हैं। काशान, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी अपने व्यूअर्स के साथ आने वाले बुलेटिन्स में भी शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त ले रहे ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बात कर लेते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर क्या चल रहा है। तो जनाब पेशरफ कुछ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी
एक दफ़ा फिर से निशानदेही की जा रही है कि शिद्दत की जानिब जाएगी। सदर ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ सख्त तरीन माशी इक़दाम का ऐलान किया है और ट्रंप ने दुनिया को भी ये खबरदार किया है कि ईरान से माशी ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक को भी संगीन इक़्तिसादी नताइज भुगतना हो सकते हैं। दैट मीन्स सैंक्शन। और ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी ईरान के साथ ये होता रहा है। जब जब ईरान डटा है और जब जब ईरान ने मुतहरिक तरीके से कहा है कि वो न्यूक्लियर हासिल करने की जो उनकी जिद्दोजहद है उसे जारी रखेंगे और ख़ास करके उनकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो उसके लिए वो जंग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हमने यही देखा है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एंड वन मोर टाइम हेयर कम्स द थ्रेट फ्रॉम USA टूवर्ड्स ईरान एंड अदर कंट्रीज। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते भी किए हैं। इसमें सिफारती कोशिशों और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल भी किया गया है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि जहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोस एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और पे भी सरगर्मियाँ जो हैं वो मिसक्रेंट्स के थ्रू रोकने की कोशिश की जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये धमकियामेज़ लहजा, साथ में अगर ये भी मिला लें और अपने मेहमान उस्मान वड़ाई साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं उनको वेलकम करें, उनसे ही ये मैं सवाल करूँ उस्मान वड़ाई साहब कि ट्रंप की कौन सी पॉलिसी को हम देखें कि वो 100% ये कि आई कांट अंडरस्टैंड। आज की खबर है कि उन्होंने किम जोंग उनको कहा है कि मेरे उनसे बड़े अच्छे रवाबित हैं और उनसे कोई बातचीत या मुलाकात का भी ट्रंप ने इंदिया दिया है। व्हाट इन द वर्ल्ड इज डोनाल्ड ट्रंप डूइंग? राइट। और इसके साथ ये भी अगर हम मिला लें फैसल उस्मान वड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, कि साउथ कोरिया को धमकियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कुछ दिन पहले उनके साथ जो तरबियती ट्रेनिंग होनी थी वो उन्होंने कहा है कि अब नहीं होगी। जी जी, उसकी देखें, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है। इस सारे मामले को आप ईरान के कज़िये के साथ जोड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं क्योंकि अमेरिका में बात हो रही है कि टेंजिबल ऑपरेशनल जो रिजल्ट्स हैं ईरान से मुतालिक पिछले 6 महीने के अंदर नहीं निकले। 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 2 महीने का जो नेगोशिएशन का फ्रेमवर्क था वो भी देख लें, 17 अगस्त को वो भी ख़त्म हो चुका है। ईरान जो है विस्टैंड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट में, नो डाउट उनके काफ़ी ज़्यादा जो है आप उनके स्टेक्स जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हुए हैं इसके अंदर, लेकिन जिस तरीके से ईरान की अभी भी कैपेसिटी है रिटेलिएशन करने की, तो डोनाल्ड ट्रंप और इलेक्शन सर के ऊपर आ रहे हैं और हर डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि साउथ कोरिया को इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं चोक करने की क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ जो है अपना हुर्मस को खुलवाने के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। और दूसरी खबर जो है वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इससे बड़ी है, जो इस वक्त कैटास्ट्रॉफिक न्यूज़ है, इंटरनेशनल बजिंग बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल करने से मुताल्लिक है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं जो 6 महीने से नहीं हो सका, चाहे वो दस्तावेज हो जाए जो उन्होंने फ्रांस के अंदर साइन किए हैं या ओवरऑल हम किसी भी इंसिडेंट को अगर अपना डिकोड करना शुरू करें। जब खबरें आती हैं कि पेंटागन जो है वो खबरें छुपा रहा है और दूसरा इनके जो डिप्लीशन हो रही है, इनके जो म्यूनिशंस हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जिनके पास नहीं, ठीक है उस्मान भाई साहब। सर एक तो अपनी कॉन्वर्सेशन भी आगे बढ़ाइएगा, लेकिन जो हम बार बार फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन अमेरिका में पाई जाती है, उस फ्रस्ट्रेशन का खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। तो अब जो सारे मीडिएटर्स हैं उनका क्या रोल बाकी रह जाता है जब धमकी दी जाती है अमेरिका की जानिब से कि जो भी इसको पेव करने की कोशिश करेगा ईरान के साथ उस पर भी मसाइल हो सकते हैं, उस पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं शायद। जी, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका जो इस वक्त पॉलिसी है ज़्यादा वाटर होल्ड इसलिए नहीं करती है क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है कि $7.5 बिलियन ईरान ने पहले पिछले जो इस साल के 4 महीने हैं उसमें ऑयल रेवेन्यू जो है उससे कमाया। तो ये कह देना कि चाइना जो है या रशिया जो है वो ईरान के साथ इकोनॉमिक जो उनके रिलेशनशिप्स हैं उसे कट डाउन कर देंगे, मेरे ख्याल में ये इट्स ए फार क्राई और डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को समझ नहीं रहे और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। आप इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कोई स्ट्रेटेजिक एंड गेम नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ पे उनका आपने सुना होगा, हमारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से सबसे बड़ा उनका बहरी बेड़ा जेरड फोर्ड वो यहाँ से निकला और अभी जो हालत थी लिंकन इनके अंदर के लोग छलांगे लगा रहे थे, टॉयलेटरी उनके पास आइटम प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास, उनका ब्लैकआउट कर दिया गया, इंटरनेट पे अपने घर वालों से रब्ता नहीं कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में अभी जॉर्ज वाशिंगटन नया डिस्पैच किया जा रहा है, अमेरिका की आर्मी भी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है, उनकी नजर आती है एग्जर्शन है और कुछ समझ नहीं आ रहा आगे होना क्या है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो बात है ये हम नहीं कर रहे, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी प्रो रही हैं, ट्रम्पर रही हैं, जॉर्जिया से कांग्रेस वुमन साबिक है मार्जरी टेलर ग्रीन, उन्होंने बात की है कि वहाँ पे स्ट्रेटजी मीटिंग में बात हो रही है कि वो जो जगह हैं स्पेशली पिकैक्स जो माउंटेन है जिसके नीचे डीपली उनकी डीप फैसिलिटी है न्यूक्लियर, उसको बंकर बस्टर नहीं उड़ा सके, कन्वेंशनल वेपन नहीं चल सकता, क्यों ना वहाँ पे न्यूक स्ट्राइक की जाए। इस स्ट्राइक की से हम पूरी जंग का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन उस
ये कॉन्सिक्वेंशियल होगी रीजन के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, इंटरनेशनली। 81 साल से ये टैबू दोबारा अमेरिका ने जो है थ्रेशोल्ड को इस्तेमाल नहीं किया। आपको पता होगा 1945 में जो दुनिया ने ये चीज़ देखी, और एब्सोल्युटली। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल के अंदर। और जैसे आपने बात की कि मुज़ाकरात के हवाले से तमाम देखें मीडिएटर्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी टर्की ने कल बात की, अर्दोगान ने ट्रंप से बात करने के बाद कि हम इंगेज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डिस्ट्रस्ट है ये इस तरीके से इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि अब ईरान की लीडरशिप इस चीज़ के ऊपर आ गई हुई है। पिछले 2 साल की उनकी हिस्ट्री है कि अमेरिका नेगोशिएशन के हवाले से अपनी कमिटमेंट्स के साथ संजीदा नहीं है। देखें अभी मैं सुन रहा था उनके उनके जो शाकरी हैं, माजिद शाकरी जो उनके क्लोज एड हैं बाकर कालीबाफ के, उन्होंने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल मीडिया को, और उन्होंने कहा पिछले दोनों टर्म के अंदर ट्रंप ने सिर्फ कनाडा और मेक्सिको के साथ नेगोशिएशन की है बेहतर, उसके बावजूद उससे भी बैकआउट करके वायलेशन की। ना यूरोपीय यूनियन से उनसे मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना यूके से, ना चाइना से, ना जापान से। तो उन्होंने कहा हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस चीज़ पे उतना ही अमल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है। जो ईरान के अंदर पॉलिसी सर्कल्स में ऐसे सेगमेंट्स हैं जो जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों ना 3 नवंबर तक लेके जाए और अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को डंड डालें, पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़े। उस चीज़ के ऊपर मोहम्मद हातमी जो साबिक सदर है उन्होंने बहुत शानदार बात की है। उन्होंने कहा कोई मुल्क जो है अपना नज्म नस्क जो है रॉ इमोशन के ऊपर नहीं चला सकता, सही। उसके लिए उसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स तय करने पड़ते हैं कि मुल्क के अवाम के और इस्लाम के मफाद में क्या है। तो मेरे ख्याल में जो होथीज कर रहे हैं रेड सी के ऊपर, उसके हवाले से ईरान की जो खामोशी है वो जंग को मजीद कॉन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स आई थिंक बनाती है। दे हैव टू पुल अप दिस सॉक्स सर, इस पे भी बात हमें करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, आप इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उस्मान बड़ाई मौजूद थे और जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल बन रही है हमने उस पर गुफ्तगू की। तो चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब आते हैं, और वो ये है कि किस तौर से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, और इसकी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी प्रोग्रेस का कि पाकिस्तान में आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने पहले मकामी दफ्तर का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में गूगल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। गूगल की पाकिस्तान में बराह रास्त मौजूदगी को मुल्क की डिजिटल मईशत, IT शोबे और नौजवानों के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। तो हम बात कर लेते हैं कि इससे हम से लेके हमारी मईशत तक हम कितना फ़ायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना हमें इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। डॉक्टर हमारा आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप IT और AI एक्सपर्ट हैं। हमारा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस इवेंट जब हम बात करते हैं कि गूगल अपना लोकलाइज्ड ऑफिस पाकिस्तान में खोल रहा है? Assalamu alaikum everyone and thanks for having me here today. और बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स अ गुड न्यूज़ एज वेल पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गूगल का ऑफिस सिर्फ एक मेन ऑफिस खोलना नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान की एक विजिबिलिटी को जाहिर करता है, राइट। जैसे गूगल के ऑफिस, गूगल की कंपनी ने अपना यहाँ पे एक लोकल ऑफिस खोला है, तो पाकिस्तानी मार्केट के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें कि जी डिजिटल टैलेंट को हम कहें कि जी अब सीरियस लिया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो हमारा विजन है एक्सपोर्ट के एतबार से भी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द टेक इंडस्ट्री, तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव आई बिलीव। राइट। और हमारा आपको क्या लगता है किन शोबों में अब हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं जब गूगल का ऑफिस पाकिस्तान में खुल जाता है, और हम वो जो फैसल वाली बात थी कि हम इसको कितना एक्सप्लॉइट, हमारी कैपेसिटी क्या है? अच्छा देखिए, कितना एक्सप्लोर हम इसको कर सकते हैं वो टोटली डिपेंड्स हम पे करता है। वही बात है कि हमें लेट्स सपोज इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, तो हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दैट रियली मैटर्स। जैसे गूगल ने एक बहुत अच्छी जो है वो ऑफर पूरे पाकिस्तान के लिए की है कि जी जेमिनाई वो 1 ईयर के लिए फ्री देंगे, राइट। सो अगर आपके पास जेमिनाई फ्री मिल जाता है, यानी कि एक ऐसे, जैसे कि इसको मैं ऐसे कंपेयर करती हूँ, चैट जीपीटी बहुत सारे लोग जानते हैं, जेमिनाई को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि लेट्स सपोज कि आपको चैट जीपीटी पूरे साल के लिए फ्री मिल जाए, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है उसको यूज कर रहा होता है, राइट। सो अगर वही चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो आप डाटा एनालिसिस के हवाले से, आप अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से, इवन के
छोटे छोटे आपके प्रपोजल्स ड्राफ्ट करने के हवाले से भी आपको इतना ईज हो जाएगा कि इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट? सो ये डिफरेंट एरियाज में, अगर आप मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वेदर यू बिलोंग्स टू द आईटी सेक्टर, वेदर यू बिलोंग्स टू द टेक्सटाइल सेक्टर, वेदर यू बिलोंग्स टू द एजुकेशन सेक्टर, सो इट्स अ ह्यूज, इवन कहने को ये सिर्फ ये लगता है कि जी जेमिनाई के आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, but in depth it's a huge opportunity for each and everyone who really wants to avail this. ऑब्वियसली, एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू जेमिनाई। आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके और बाकी सारे मामलात हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज़, हमारा के जो हमारा ये इनिशिएटिव लिया गया है उसमें हम सिर्फ अभी तक स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं, बट ये उससे बियॉन्ड भी है। और हम अपनी जो ICTs हैं उनको बढ़ाने की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट व्हाट, $3.5 बिलियन, और इस इंटरवेंशन के बाद हमने $30 बिलियन का एक फोकस किया है, हमने एक टारगेट सेट किया है। डू यू थिंक इट इज़ रीचेबल? देखिए, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, दैट्स माई स्ट्रैटेजी, राइट? सो अगर हम एक अच्छा और एक बिगर नंबर टारगेट करते हैं, सो हम उसके लिए कोशिश पूरी कर सकते हैं। तभी मैंने ये बात स्टार्ट में कही कि जी गूगल के आने से पाकिस्तान को एक ग्लोबल लेवल की विजिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। और सिर्फ विजिबिलिटी की बात नहीं होती, उसके बाद फिर आप AI की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं, और जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है पाकिस्तान की, वो हम इस पूरी बास्केट के अंदर रख के जो है ना, एक एक्सपोर्ट की एक पूरी अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और it's not just limited, as you said, it's not just limited to the Gemini, it's huge actually. थैंक यू सो वेरी मच हमारा, इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स मौजूद हैं उनकी मोनेटाइज के बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जो गूगल की अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस यहाँ होगी, इतने ट्रेनिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें फ़िज़िकल ऑफिस में आप उन मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड प्रेजेंस ऑब्वियसली जो है वो मैटर कर रही होती है, एंड पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग वेटेड फॉर दिस। अब जब वो साजगार माहौल बना लिया गया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में मौजूद वो सारे डिजिटल यूज़र्स और जिनके अपने डिजिटल बिजनेसेस हैं उनको भी इससे फ़वाइद हासिल होंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ वे अहेड। अब देखते ही हैं कि पाकिस्तान इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है। पाकिस्तान कैसे कर रहा है वो तो चले हम बाद में, लेकिन दुनिया क्या कर रही है इस पर भी नज़र डाल लें। रोबोट्स जो हैं वो अब जाहिर सी बात है फिल्मों की कहानी तो नहीं रही है, हकीकत बन चुकी हैं। और एक और हकीकत अब हम आपके सामने आश्कार कर रहे हैं, वो ये कि चीन ने मुस्तकबिल की एक झलक दुनिया के सामने ऐसे पेश की है कि जहां रोबोट जो है कंगफू और डांस से लेके पिंग पोंग तक खेलते दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग में ये जारी है आलमी रोबोट कॉन्फ्रेंस। हज़ारों रोबोट्स आवाम के सामने पेश किए गए हैं और वो वक्त दूर नहीं जब हज़ारों आवाम रोबोट्स के सामने पेश किए जाएंगे। एब्सोल्यूट, वाह वाह वाह, आप इसके ऊपर डैब कर सकते हैं। एनीवेज, ये जो डीप बात की है इस वक्त फैसल ने, उसके साथ ये है कि इंसान अपने दिमाग से बनाने वाले इस रोबोट को कौन कौन सी सलाहियतें सिखा रहा है। तो जनाब ये वो सलाहियतें हैं जो अब हम रोबोट्स को करते हुए देख रहे हैं। अब हमने देखा है कि ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये रोबोट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स टू ह्यूमनाइड रोबोट्स, और अब ये आपको कभी पहाड़ों पर चलते नजर आते हैं, कभी गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं, कुछ रोबोट्स तो शादियां भी करने लगे हैं। तो ये आ गया। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर सीइंग। मेरे ख्याल में हम इंसानों को कॉम्प्लेक्स में अब डालने लगे। जिसने कभी सोचा था कि अच्छा वो कंगफू सीख सकता है, जिसने सोचा था वो सिंगिंग कर सकता है, जिसने सोचा था मैं क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ, अब सब वो रोबोट कर रहे हैं जिनको इंसानों ने बनाया, इंसान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नेशंस पे डिपेंड करता है। कुछ अक़वाम रोबोट्स के साथ रोबोटिक काम बना रही हैं, कुछ अक़वाम उनकी शादियां करा रही हैं। एक ब्रेक लेते उसके बाद हाजिर होंगे। Stay with us. वेलकम बैक। पाकिस्तानी तालिबा ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। होनहार तालिबा हिरा खुर्शीद ने हुआवे ICT मुकाबले में हिस्सा लिया और ICT आलमी फाइनल्स में कंप्यूटिंग ट्रैक में पाकिस्तान के लिए दूसरी पोजीशन हासिल की। चीन के शहर शेंशेन में होने वाले आलमी मुकाबले में 100 से ज़ायद ममालिक के 2,20,000 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया था, जहां हिरा खुर्शीद ने अपनी
फ़नी महारत, मेहनत और जदीद कंप्यूटिंग के शोबे में काबिलियत का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। सो नन अदर देन हिरा खुर्शीद हरसेल्फ इज़ विद हर टुडे। हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, सुबह खैर। ज़रा हमें बताइएगा, एक तो मोबाइल पहले ही दे चुकी हूँ, हमें बताइएगा इस मुकाबले जब 2 लाख से ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे हों तो सेकंड कैसे आते हैं? हाँ, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे की हुई थी तैयारी रीजनल फाइनल्स के लिए, तो उसमें भी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था कि हमने अपना लैब एग्ज़ाम किस तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि जो हम वहाँ गए थे चाइना में, वहाँ पे हमारा जो लैब एग्ज़ाम था वो 8 घंटे का था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे पास कि हम लोग एज अ टीम हम लोग किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। सही। तो वो क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को थोड़ी हमारी बातचीत हो गई थी, क्योंकि हालांकि हम सब लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से थे जो हमारी टीम थी, लेकिन हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अगर हम कोई कहीं पे अगर फंस रहा था तो फिर वो इतना इशू नहीं बनता था, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके तो वो Collaboration, चीज़ yeah. सॉल्व कर लेते थे। अच्छा, हिरा, देखने वालों को ये बताइए कि ये कंपटीशन किस हवाले से था, कितने अरसे से आप इसकी मेहनत कर रही थी, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये कंपटीशन, इफ यू कैन टेल मी। ये कंपटीशन जो है ये बेसिकली पूरा 1 साल चलता है। मतलब अब जब मैंने किया था पार्टिसिपेट, मैंने किया था ये लास्ट ईयर अक्टूबर में, और ये ख़त्म हुआ जाके इस साल जून में ख़त्म हुआ था। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारे पास हुआवे की न्यू बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं की हुई, आपको आप उनसे जो है आपको ये पता चलता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करें, आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आप लोग थ्योरेटिकल जो होता है हमारे पास नॉलेज, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। सिर्फ लिंक होता है जब आपके शुरू के वो होते हैं राउंड्स, वो चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप लोग के आगे के राउंड्स आते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ सारा का सारा जो होता है नॉलेज वो होता है प्रैक्टिकल। तो हमें सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि वो है कि आप जो है इसमें थ्योरी से हट के एक चीज़ है ये बिल्कुल। आप अपने मोर ऑफ अ skills प्रैक्टिकल थिंग, आप किस तरह से अपने दिमाग की इनोवेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर एक चीज़ जो आपने एक्सप्लोर की है उसके यूजेस बता सकते हैं। ज़रा हमें ये समझाइएगा कि जैसे पूरी एक टीम आप लोगों की थी जो वहाँ पर काम करी थी और आप लोगों ने इसको टीम अप करके ये सारा किया। ये पाकिस्तान से प्रोसेस सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पाकिस्तान से प्रोसेस किस तरह से शुरू हुआ, कैसे आपने इसमें हिस्सा लिया, और फिर वहाँ कितना जो आप बता रही है साल भर का प्रोसेस रहा, ये कैसा था? सबसे पहले हमने अपनी जो मैं कॉमसेट्स की स्टूडेंट हूँ, और कॉमसेट्स की एक ICT अकेडमी है, मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया था। और उसके बाद हमारे सबसे पहले यहाँ पे 2 राउंड्स जो थे वो जो थे हमारे पास ऑनलाइन थे, उनमें हमारे पास MCQs होते हैं। वो उनमें से एक जो होता है उसमें कोई मतलब इन्विजिलेट नहीं कर रहा होता आपको, लेकिन जो उसके बाद का राउंड होता है उसमें आप लोग को प्रॉपर मतलब कि वो टीम बैठी हुई होती है हुआवे की, आपको देख रहे होते हैं कि आप लोग मतलब कोई अनफेयर मीन यूज़ नहीं कर रहे अपने एग्ज़ाम के दौरान। फिर इसमें जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं पर ट्रैक, और उसके बाद होता है हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है नेशनल इंटरव्यू में वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कितना इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो उससे अगला राउंड होता है वो होता ही इस चीज़ का है कि आपने उसमें जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करना होता है। तो उसमें हमारे पास इंटरव्यू हुआ था और उसमें हम लोग 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। एक मैं थी और मेरे साथ 2 और लोग थे, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे। फिर हम लोगों ने आपस में कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि हमारा जो रीजनल फाइनल्स था वो 10 दिन बाद था, टाइम भी कम था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फिर हमने आपस में कॉन्टैक्ट किया था, हम लोगों ने मतलब सब कुछ डिसाइड किया था कि कौन किस डोमेन पे काम करेगा, कौन किस डोमेन पे काम करेगा। और इसके बाद फिर हमारा रीजनल फाइनल्स हुआ था हुआवे के हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जो। हिरा, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत मुबारक, एंड थैंक यू सो मच फॉर नॉट ओनली ज्वाइनिंग अस इन बट ऑल्सो, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। खुदा निसारी और डिजिटल शनाख्त के निज़ाम में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नादरा ने दरामदी चिप के बजाय पाकिस्तान में तैयार करदा QR कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करा दिया है। अब इस नए कार्ड की ख़ास बात यह है कि ये शनाख्ती कार्ड, इसकी तस्दीक के लिए मखसूस चिप रीडर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि स्मार्टफोन और नादरा की पाक आई जो ऐप है उसके ज़रिए QR कोड स्कैन करके शनाख्त की तस्दीक की जा सकेगी। एब्सोल्युटली। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह QR कोड के ज़रिए आप आइडेंटिफिकेशन कर सकें। सैयद शबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं नादरा के लिए। शबाहत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि एक चिप जो कि हम दरामद करते हैं वर्सेस दिस चिप,
जो कि पाकिस्तान में बनाई गई है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये कि ये क्वालिटी इसकी कैसी है, जो हम इसे कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऐप के ज़रिए आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं किसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है एंड ऑल दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया, और ये आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है। देखिए, कार्ड की जो सिक्योरिटी है या जो उसके फ़ीचर्स हैं उनके बारे में तो बाद हम इसके बाद कर लेते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा कि इस कार्ड का जो मेन फ़ीचर था, यानी जो उसकी चिप है, उस चिप को रीड करने के लिए एक ख़ास हार्डवेयर की ज़रूरत है जिसको चिप रीडर कहते हैं। अब वो चिप रीडर मशीन्स जब हम आज से कई साल पहले हमने जब ये कार्ड मुतारिफ़ करवाया था, तो उस वक़्त गवर्नमेंट की प्लानिंग ये थी कि ये मुख्तलिफ़ महकमों के पास ये चिप रीडर्स मशीन मौजूद होंगी, जिनके अंदर जब आपके कार्ड को इंसर्ट किया जाएगा तो आपके कार्ड की अथेंटिसिटी वेरीफाई हो सकेगी, यानी ये पता लग सकेगा कि असली कार्ड है या कोई और कार्ड है। और उसके तरीक़ाकार ये था कि जो ये चिप है, इसके अंदर वो तमाम डाटा एम्बेड कर दिया गया था, इनक्रिप्ट कर दिया गया था, जो आपके कार्ड के बाहर मौजूद है। आपके कार्ड के बाहर आपका नाम, आपकी वल्दियत, तारीख़ इजरा, शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा की मियाद, उसके यानी इजरा के बाद जो उसकी 10 साल की मियाद होती है वो किस तारीख़ पे ख़त्म हो रही है, आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ आपका कच्चा पता और पक्का पता, जिसको आर्जी और मुस्तकिल पता भी हम कहते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपकी पिक्चर भी मौजूद है, तो ये वेरीफाई हो सकता था थ्रू दैट चिप। अब चूँकि चिप रीडर्स इतने पॉपुलर नहीं हुए, तो इसलिए हमने इसको ज़रूरी समझा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई जाए जिसकी मदद से आपके शनाख्ती कार्ड की अथेंटिसिटी को जांचना ज़्यादा आसान हो जाए। और अब चूँकि मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मोबाइल हर फ़र्द के पास तकरीबन मौजूद है, और जो QR कोड रीडर है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे नादरा किसी NIC की वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने अपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और आप बस कोई QR कोड रीडर नहीं भी है, तो भी पाक आइडेंटिटी ऐप के ज़रिए किसी भी फ़र्द के पर्टिकुलर्स को, उसके शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई कर लेने का अमल बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। अच्छा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो चिप वाला जो शनाख्ती कार्ड था 14 साल कबल ये मुतारिफ़ कराया गया था। अब नादरा ख़ुद कह रहा है कि चिप रीडर्स और मुताल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब ना होने के बायस इसकी सहूलियात पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो सकी। तो सवाल ये कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ ही क्यों कराया गया जिसके लिए मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क भर में दस्तियाब नहीं था? उस वक्त जब हमने ये कार्ड मुतारिफ़ करवाया था, तो जो मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है वो हर महकमे ने अपनी सतह पर उसका बंदोबस्त करना है। यानी हमारे पास तो ये मैंडेट नहीं है कि हम पाकिस्तान के हर इदारे को वो हार्डवेयर या वो सॉफ्टवेयर ख़रीद के दें जिनकी उनको ज़रूरत है। उस वक्त हमारे से ये बात की गई थी, हमें ये कहा गया था कि एक ऐसा कार्ड मुतारिफ़ करवाइए जिसकी वेरिफिकेशन का अमल आसान बनाया जा सके, और उस दौर में जो सबसे ज़्यादा आसान टेक्नोलॉजी थी वो यही थी। और इसकी मैं मिसाल आपको ये पेश करूँगा कि जब आप आज के दिन भी अपने बैंक का कार्ड ATM मशीन के अंदर डालते हैं, तो ATM मशीन का चिप रीडर ही उस चिप को रीड करता है और आपको एक्सपोज कर देता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, ये इतनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी नहीं है। ताहम मुख्तलिफ महकमों ने इसको अपने अपने तौर पर इन रीडर डिवाइसेस को लेना था, पुलिस ने लेना था, रेलवेज़ ने लेना था, इमिग्रेशन वालों ने लेना था, और वो किसी भी बाइस चूँकि उस हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, तो हमने इस काम को अब आज के दौर की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आसान कर दिया है। और अब आप मोबाइल फ़ोन में पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंडिविजुअली यानी इनफरादी सतह पर कर सकते हैं, जबकि इन तमाम इदारों को जिनको सिटीजन्स की वेरिफिकेशन करनी होती है उनको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद ये अपने अपने हार्डवेयर के ऊपर आपके शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई कर सकेंगे, यानी उसकी तौसीक कर सकेंगे। ठीक है। अब शहबाज साहब, अगर आप हमें ये भी बता सकें कि ये जो नए QR कोड वाले शनाख्ती कार्ड हैं, आम शहरी के लिए ऐसी कौन सी नई फैसिलिटी है इसमें, या इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो इसे पहले के कार्ड से ज़्यादा मौसर बना रही है, और एट द सेम टाइम ये जो हमें क्या नया कार्ड बनाना होगा उससे कुछ इसकी कुछ सिग्निफिकेंस होगी, या ये पैरेलल चलते रहेंगे दोनों सिस्टम्स? देखिए, सहूलियात जो हैं शनाख्ती कार्ड की हद तक तो यह है कि शनाख्ती कार्ड का जो काम है बुनियादी तौर पे वो आपकी नेशनल रजिस्ट्रेशन है।
कि आपको बहैसियत एक फ़र्द के, एक ख़ानदान मेंबर के तौर पर एक्नॉलेज किया जाए, रजिस्टर किया जाए, और आपको जिस भी रियासती इदारे से जिस किस्म की भी सहूलत दरकार हो, उसके लिए जब आप जाएँ तो ये आपके और उस इदारे के बीच में तारुफ़ का किरदार अदा करे, तारुफ़ का काम करे, उस पुल का किरदार अदा करे जो कि एक रियासती इदारे को या एक प्राइवेट सेक्टर के इदारे को आपसे मुतारिफ़ करवा सके कि ये फ़र्द पाकिस्तान का शहरी है और फ़लाँ ख़ानदान का एक रुकन है। तो कार्ड का काम तो यहीं तक है। अब हमने जो इसके अंदर QR कोड टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई है, उसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 किस्म के QR कोड्स दिए गए हैं। जो फ्रंट पे QR कोड है, ये आपके चेहरे के ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कार्ड के फ्रंट वाले QR कोड को एक मरतबा पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करना है, और उसके बाद जिस फ़र्द की कार्ड आप उसकी तौसीक कर रहे हैं या उसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उसके चेहरे की तरफ कैमरा को कर दीजिएगा, और वो कैमरे के साथ इसको उसके चेहरे का अक्स लेकर इसके साथ टैली करके आपको ये बता देगा कि वही फ़र्द है जिसका कार्ड आपके हाथ में है या कोई और शख्स है। इसी तरह कार्ड की जो पिछली साइड है उस पर हमने एक QR कोड दिया है जो कि तस्वीर के अलावा बाकी जितने पर्टिकुलर्स हैं उनकी तस्दीक कर सकता है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर आपके ख़ानदान नंबर का भी इजाफ़ा कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो 2 फैमिलीज़ हैं, एक ख़ानदान जिसमें आप पैदा हुए हैं और एक ख़ानदान जिसमें आप, बीवी, बच्चे, ये लोग मौजूद होते हैं, यानी जो आपकी ब्याही हुई फैमिली होती है, इन दोनों ख़ानदानों के नंबर्स का इंदराज इस कार्ड के ऊपर कर दिया गया है ताकि आपकी वेरिफिकेशन के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके। नादरा के मुताबिक जो नया कार्ड है इसकी तस्दीक आम स्मार्टफोन और पाक ID ऐप के ज़रिए हो सकेगी, लेकिन अगर किसी शहरी के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट के मुतालिक ऐप दस्तियाब ना हो तो उसकी शनाख्ती तस्दीक का कोई मुतबादिल है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन शहरियों के पास स्मार्टफ़ोन मौजूद है और पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, वो बराए मेहरबानी आज ही के दिन ये पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ये पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन सिर्फ आपकी तस्दीकी मरहले के लिए नहीं है, बल्कि नादरा की तमाम सर्विसेज जो नादरा से आप हासिल करते हैं, माँ सिवाय इसके कि ज़िंदगी में पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आपको सेंटर जाना पड़ता है, इसके अलावा तमाम किस्म की सर्विसेज आपको नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन जिसके नाम पाक आइडेंटिटी है इससे मिल जाती हैं। आप अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ख़ानदान में किस फ़र्द का शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है, आप नादरा के सेंटर की अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, और बहुत सारी और तफसीलात हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको मिल जाएंगी। तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का होना अब बहुत ज़रूरी है तमाम स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका इंटरनेट का सिग्नल नहीं आ रहा है या इंटरनेट कवरेज नहीं है, आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो खुशखबरी ये है कि ये जो QR कोड रीडर है ये ऐसे तमाम इलाकों में भी आपको वेरिफिकेशन करके दे सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में भी काम कर लेता है। और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है तो उसका जब हम स्टार्ट करते हैं, उसका तारुफ़ करवाते हैं, तो वो पहले टेक्नोलॉजी यूज़र्स के साथ ही शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर मज़ीद यानी कि लोग इस दायरा कार के अंदर आते चले जाएंगे। तो और जहाँ तक रही दूसरे महकमों की बात, जहाँ पर जाकर आपने अपनी पर्टिकुलर्स की तस्दीक करानी होती है, जैसे कि बैंक्स हैं, जैसे पुलिस है, इन तमाम इदारों को वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, जिसके बाद वो आपके कार्ड से आपकी तस्दीक कर सकेंगे। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनवाने या में इस पर कोई भी तरमीम होती है, अगर आपको जाना पड़े दफातर तो वहाँ पर लंबी कतारें हैं, बायोमेट्रिक के मसाइल हैं, तकनीकी ख़राबियाँ हैं, बाज़ औक़ात बार बार नादरा के मराकज़ के जाकर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या नए कार्ड के साथ ये बुनियादी मसाइल भी हल किए जा रहे हैं या सिर्फ कार्ड की टेक्नोलॉजी ही तब्दील की गई है? ये जो बात आपने की ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक दफ़ा फिर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं मैं एक मरतबा आवाम की सामने वो सारे इक़दाम रख दूँ। सो हमने सबसे पहले तो नादरा के जो सेंटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा किया, और इस वक्त पाकिस्तान की हर रजिस्टर्ड तहसील में, हर रजिस्टर्ड ज़िले के अंदर नादरा का दफ्तर मौजूद है। इसके अलावा अगर आज से मैं कहूँ कि साल डेढ़ पहले की अगर मैं बात करूँ, बल्कि जनवरी 2026 से पहले आपके पास नादरा को रीच आउट करने के ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरीके थे, यानी या आप नादरा के दफ्तर तक तशरीफ़ ला सकते थे या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते थे। तो एक तरफ तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दी जाने वाली सर्विसेज को हमने इन्हेंस किया,
उसकी हमने बहुत ज़्यादा प्रमोशन की। वो मोबाइल एप्लीकेशन जिसके 1.5 साल पहले 30-35 लाख के करीब डाउनलोड्स थे, आज 2 करोड़ से ज़ायद डाउनलोड्स हैं। और सन 2025 में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें हमने उनको तहरीरी तौर पर ये दिया है कि पूरे साल के अंदर 22.5 लाख से ज़ायद अफराद ने नादरा के सेंटर आए बगैर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए ये खदमात हासिल की। और ये वो तमाम अफराद थे जिन्होंने अदरवाइज़ आपके सेंटर्स पे आके उस कतार में लगना था जिसका आप जिक्र करें। इसके साथ साथ ये समझिएगा कि हमारे टोटल जो सेंटर्स हैं उनकी तादाद अभी भी 1000 से कम है। और हमने मीनवाइल 5000 से ज़ायद दुकानों को, करियाने के स्टोर्स को, ग्रॉसरी शॉप्स को, रियल एस्टेट के एजेंट्स के पास ई सहूलत की फ्रेंचाइजेज़ मौजूद हैं। ई सहूलत हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एक हमारी सर्विस है जो कि हम रिटेल स्टोर्स को देते हैं ज़्यादातर। इन फ्रेंचाइजेज़ पे हमने नादरा की बहुत सारी सहूलियात मैसर कर दी हैं। यानी अगर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के पर्टिकुलर्स में कोई तब्दीली नहीं करवानी, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाना या कोई नाम के स्पेलिंग चेंज नहीं करवाने, सिर्फ कार्ड को दोबारा हासिल करना है, तो आप करीबी किराने की दुकान से ये काम जाके कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने 2 और इकदाम किए हैं। एक तो हमने पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन मराकज़ थे उनमें सेल्फ सर्विस मशीन्स लगाई हैं। इनको हम कियोस्क कहते हैं। ये ATM तर्ज की मशीन होती है जो कि बग़ैर किसी कतार में लगे आप जाएँ, आपको कोई स्लिप लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना CNIC नंबर दर्ज करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कुछ दफ़ा स्क्रीन को क्लिक करने के बाद अपनी तस्वीर दे देंगे, अपनी उंगलियों के निशानात दे देंगे, अपनी आँखों का अक्स दे देंगे और आपका कार्ड आपके घर पोस्ट होकर आ जाएगा। साथ ही साथ हमने कुछ टैबलेट्स का बंदोबस्त किया है। ये टैब्स उसी तरह के टैब्स हैं जैसे टैब्स बच्चे घर में इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। और इन टैबलेट्स की मदद से हम मसरूफ़ तरीन यूनियन काउंसिल्स में जाकर लोगों को नादरा की सर्विसेज दे रहे हैं। ये टैबलेट्स उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से नादरा के ऑफिस में मौजूद नादरा का सिस्टम काम करता है। तो ये बहुत सारे इक़दाम करने का मकसद यही था कि रश को कम किया जा सके। और मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि आप जिस भी बड़े शहर में जाएंगे आपको वहाँ पर नादरा के दफातर में रश पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम नज़र आएगा। थैंक यू सो मच। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और नादरा की जो नई फैसिलिटी इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम फ़ौरन से हाजिर होंगे। एक बहुत ही आम सेगमेंट है आपके लिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन जनाब। अब हम बात करने जा रहे हैं, आज एक अहम अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है और वो दिन है मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के ख़तरात से आगाही के लिए। और ये दिन का आगाज़ तो यूँ हमने किया था बहुत सारी अच्छी बुरी खबरों के साथ साथ, लेकिन एंड ये अच्छा होता है बिकॉज के अवेयरनेस ज़रूरी है। और पाकिस्तान में व्हेन वी आर ऑलरेडी एट अ स्टेज जहाँ पर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। सो कटिंग इट शॉर्ट, ये दिन ये जो डे है यानी द मॉस्किटो डे जो मनाया जाता है, वैसे तो इसे मलेरिया से जोड़ा जाता है क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। तो चलिए इस सारे मामला पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी बीमारियां हैं जिससे फैल रही हैं मच्छरों की वजह से, और उसके लिए आगाही के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कहाँ पर खड़े हैं। डॉक्टर सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर सादिया, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आज के इस दिन की मुनासबत से हमसे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर सादिया, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे हम देख रहे हैं क्या शायद इतना बड़ा अब कंसर्न नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कंसर्न अब चिकनगुनिया आ गया है, डेंगू आ गया है। ख़ास तौर पे चिकनगुनिया और डेंगू में फ़र्क नहीं कर पाते लोग कि ये है या ये है। सो कहाँ हम खड़े हैं व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस अगेंस्ट दीज मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ेस? जैसा कि आपने जिक्र किया कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया जो पहले सरफहरिस्त था, बट अब अनफॉर्चुनेटली डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को भी हम लिस्ट में शामिल रखेंगे क्योंकि मलेरिया भी उतना ही ख़तरनाक है जितना डेंगू और चिकनगुनिया है। अच्छा, अगर आप डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है वो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जो कि इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है उसके काटने से होता है। यही चिकनगुनिया का भी यही सिनेरियो है। बट जो मलेरिया है दैट इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन जो भी मच्छर के काटने से ही होता है। लेकिन इन तीनों बीमारियों में मिलती जुलती अलामात होती हैं। सिर्फ एक टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेंगू है और ये पेशेंट मलेरिया का है और चिकनगुनिया का है। तो उसके लिए NS1 एक डेंगू का एंटीजन टेस्ट होता है जो कि हमें बताता है कि इस मरीज़ को डेंगू हो गया है।
और मलेरिया के लिए फिर हम MPICT करते हैं। सिम्टम्स तीनों बीमारियों के मिले जुले होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट वी आइडेंटिफाई द पेशेंट्स। राइट डॉक्टर साहिबा, आपने ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस देखे होंगे, खास करके जब मॉनसून का वक्त आता है तो हमें मलेरिया में, डेंगू में बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं। हमारी जो आवाम है उसकी जनरलाइज थिंकिंग क्या है, वो बीमारियां जो कि मच्छरों से फैलती है, और हम कितना सीरियस लेते हैं इसे? अच्छा देखिए, मलेरिया और डेंगू तो जानलेवा साबित हो सकती है, और सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि लोग, अगर हम कहते भी हैं कि रात के औकात में आप बाहर निकलने से परहेज़ करें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी का निकास है उस जगह से दूर रहें, और अपने घरों में अपने बर्तनों को जिनमें पानी है या पौधे हैं उनसे दूर रहें, उनको कवर करके रखें अपने पॉट्स को जिसमें पानी है, और अपने घर में स्क्रीनिंग मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें, नेट जालियाँ लगवाएं। बट यही है कि लोग जो हैं वो इन तदाबीर पर कम ही अमल करते हैं। या एग्जैक्टली। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोग ना सिर्फ कम इस पे अमल भी करते हैं, बल्कि जनरली आप क्या समझती हैं, इन अवेयरनेस फैलाने में कमी है, या फिर हम लैकलस्टर हैं ऑलरेडी अपनी सेहत की चीज़ों को लेके, और जब तक कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए तब तक हम सीरियस ही नहीं होते, हम प्रिवेंशन पे नहीं जाते, हम जब हो जाती है चीज़ तो उसके बाद तो चले चले जनाब अब ज़रा हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अब हम अपने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। सो एज अ नेशन वी आर लाइक दैट, डू यू एग्री? यस, बिल्कुल 100% एग्री। द रीज़न इज़ कि अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस इस तरह आनी चाहिए कि मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। डेंगू आउटब्रेक्स तो हमें पता है कि कितने ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त, और कितनी डेथ्स हुई हैं उस डेंगू की वजह से। तो डेंगू की प्रिवेंशन, मलेरिया की प्रिवेंशन एंड चिकनगुनिया की प्रिवेंशन बहुत हद तक मुमकिन है अगर आप छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर करें, जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि आप बाहर निकलते हुए पूरे बाजू के कपड़े पहने, रात को बहुत ज़्यादा काले रंग का इस्तेमाल ना करें, काले कपड़ों को से परहेज़ करें, क्योंकि मच्छर बहुत मुमकिन हद तक काली जगह, काले कपड़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और इसके अलावा मॉस्कीटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है मॉस्कीटो रिपेलेंट्स, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा रात में अगर आप कहीं बाहर निकलें तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना बोते जो बहुत पौधे और उसमें मैम एक चीज़ में आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए जो टोटकों पे चले जाते हैं, जनाब ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लो, वैसा हो जाए तो वैसा कर लो, फलां का पत्ता पीस के फलां पे लगा लो और ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अगर आप उनको थोड़ा सा डिस्करेज करें कि ये मेडिकल इशू है, और जब कोई मेडिकल इशू हो तो डॉक्टर के पास ही जाएँ रादर देन डूइंग दिस थिंग। अच्छा देखिए, पपीते के पत्तों का जहाँ तक आपने जिक्र किया, बहुत बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स देखे हैं जो डेंगू के मरीजों को पपीते के पत्तों का आप जूस पिला रहे होते हैं। द रीज़न बीइंग कि डेंगू में एक फेज़ आता है, डेंगू की 3 स्टेजेस होती हैं। फेब्राइल फेज़ जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है पेशेंट को, उसके बाद एक क्रिटिकल फेज़ होता है जिसमें प्लेटलेट्स नेचुरली गिर रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ फिर एक तीसरा फेज़ आता है जिसको हम रिकवरी फेज़ कहते हैं। जो फेब्राइल फेज़ है उसमें हाई ग्रेड फीवर आता है पेशेंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग पेन है, हड्डियां तोड़ने वाला दर्द है। उसके बाद एक रीट्रो ऑर्बिटल पेन है, आंखों के पीछे दर्द हो रही होती है। उसके साथ साथ मायल्जिया, आर्थेल्जिया और हड्डियों में दर्द, पट्ठों में दर्द। और जब ये 3 से 4 दिन गुजरने के बाद जो है पेशेंट के जो प्लेटलेट्स गिरते हैं, उसमें ज़्यादातर कहते हैं कि आप पपीते के पत्ते दें तो प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। ये एक नेचुरल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। पपीते के पत्ते अगर आप ना भी दें उसका जूस, तो भी आपके प्लेटलेट्स ने बढ़ना है। और अगर किसी वजह से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपका टेस्ट हो रहा है बार बार, और जिसमें हम देख रहे हैं कि आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, और उसमें हम ये कहते हैं मरीज को सिर्फ ये देखना है कि उसको कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। गुफ्तगू का लुबे-लुबाब डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू ये है कि जब भी आप बीमार हो डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके कि पपीते के पत्ते या पता नहीं और बहुत सारे पत्तों का इस्तेमाल करें। तो जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।